हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे थ्योरेटिकल क्लासेस में। और आज हम टॉपिक ले रहे हैं साइंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र के मैराथन क्लास हो गया, इसके एक ही क्लास के अंदर पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हम कवर करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। और अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही काम करता है, यानी जब तक आपका श्वसन नहीं होगा तब तक आपका डाइजेशन नहीं होगा। अब देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में हम थोड़ा सा देख रहे हैं। तो आज हमने अभी तक पढ़ा है, आज तक पढ़ा है छोटी क्लासों के अंदर कि श्वसन क्या होता है। सांस लेना ही श्वसन होता है? नहीं, सांस लेना ही श्वसन नहीं है। श्वसन का मतलब आज मैं आपको बताऊंगा। देखो, इसके अंदर दो वर्ड छपे हुए हैं, श्वसन और तंत्र, यानी रेस्पिरेशन एंड आपका क्या सिस्टम। अब देखो, रेस्पिरेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आज तक आपने यही पढ़ी होगी, तो आपकी बात में मान के चलूंगा और मेरी वाली भी आपको सुननी पड़ेगी। रेस्पिरेशन क्या होता है? टू ब्रीथिंग, ब्रीथिंग करना ही क्या होता है? ब्रीथिंग का मतलब सांस अंदर लेना एंड छोड़ना। इनहेल करना, एक्सहेल करना क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, यानी सांस लेना। यही पढ़ा होगा आपने आज तक। यानी क्या करना? ब्रीथिंग करना। लेकिन नहीं, सांस ले रहे हो तब तक ठीक है, लेकिन अगर वो सांस हमारी बॉडी के कोई काम में नहीं आई तो फिर वो क्यों लेनी हमें जरूरी है? तो ये सांस लेना है जो रेस्पिरेशन यानी आपकी ब्रीथिंग करना, ये किस में काम आती है? ये डाइजेशन में काम आती है। और डाइजेशन से आपको पता क्या मिलती है? आपको बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो जब तक आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट नहीं होता है। यानी सांस लेने से ही काम नहीं चलेगा, हमें एनर्जी भी मिलनी चाहिए उस सांस लेने के फलस्वरूप, है ना। तो ये होता है। तो आपने सांस ली, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने से बाद क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सर ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में टूटता है, आपकी प्रोटीन है पेप्टाइड्स के अंदर टूटती है, और वसा होती है फैटी एसिड्स के अंदर टूटती है। तो वो कौन तोड़ता है? वो यही तोड़ती है। और सांस लेते हैं तो बेटा देखो, सांस दो प्रकार से ली जाती है। सांस को हवा को एक बार तो अंदर लेना और एक बार बाहर छोड़ना। तो एक होता है आपका नीह श्वसन और एक होता है नी श्वसन। हिंदी में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इंग्लिश वाला वर्ड थोड़ा सा याद रखेंगे। तो एक होता है आपका इनहेल करना, इनहेलेशन बोलते हैं, और एक होता है आपका एक्सहेल करना, किसी चीज को बाहर निकालना। ठीक है, तो एक होता है इसको इंस्पिरेशन भी बोलते हैं इसको, एक तो, और एक बोलते हैं एक्सीलेशन। तो आप दोनों वर्ड ध्यान में रख लेंगे, एक में इनहेल करेंगे, एक में एक्सहेल करेंगे। एक में सांस को बाहर निकालेंगे, एक के अंदर अंदर छोड़ेंगे। आप देखो, जब अंदर ले रहे हैं सांस तो कोई मतलब पतंजलि वालों ने कोई ऐसी तो बनाई नहीं है कि एकदम ऑक्सीजन ही चली जाएगी अंदर हमें, है ना। तो क्या होता है, वायुमंडल की ऑक्सीजन को, वायुमंडल की जो वायु है उसी को अंदर लेते हैं। तो वायुमंडल की हवा के अंदर क्या क्या होता है? एक होती है नाइट्रोजन गैस, एक होती है ऑक्सीजन गैस, और एक अदर गैस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी का एक पार्ट है। अदर गैसेज होती है ना। वायुमंडल के अंदर कितनी नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितनी है? 21% बोलते हैं, जबकि 21% होती नहीं है। इसका अप्रोक्सीमेट होता है 20.83% होता है। इतना मात्रा होती है हमारे वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की, और ये होती है 0.03%। अब ठीक है, सांस अंदर ले लिया, चलो कहाँ पहुंच गया? फेफड़ों के अंदर पहुंच गया। कैसे पहुंचा आगे देखेंगे। सांस अंदर पहुंचा, अंदर पहुंचा। अब बाहर निकालने की जब बात आती है, अंदर पूरा सिस्टम काम कर रहा है, और जब हम बाहर निकालते हैं सांस को तो क्या निकलती है? वही नाइट्रोजन को कोई नहीं छेड़ता, नाइट्रोजन को कोई नहीं छेड़ता, नाइट्रोजन किसी काम में नहीं आती। तो 78% जैसे अंदर ली, वापस बाहर निकाल दी। अच्छा, ऑक्सीजन कितनी काम में ली? ऑक्सीजन 3% काम में आती है हमारी बॉडी के अंदर। 21% हमने काम में ली, 70 to 18% क्या होती है? बाहर निकलती है। उसके बाद में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वृद्धि हो जाती है। कितनी हो जाती है वो? 3.03% की समथिंग। जितनी इसके अंदर कमी होगी कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही बढ़ के निकलेगी जब हम सांस को बाहर छोड़ेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ, अब देखो सर, हमने तो ये देखा था कि जब हमारी ऑक्सीजन गैस होती है वो किस चीज को जलाने में सहायक होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो भारी गैस होती है जो वायुमंडल को कवर कर लेती है। तो वो क्या करती है? ऑक्सीजन आग बुझाने का काम करती है, यही होता है। तो देखो सर, जब हम क्या मारते हैं, चूल्हे के अंदर फूंक मारते हैं तो वो आग बुझ जानी चाहिए, क्योंकि हम तो क्या बोल रहे हैं, सांस से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है हमारे हवा के अंदर? 3% होती है, जबकि उसमें ऑक्सीजन कितनी होती है? 17% होती है, जो जलाने में सहायक होती है। इसलिए जब भी हम चूल्हे के अंदर फूंक मारते हैं तो क्या जलती है? आग जलती है। कौन सी ऑक्सीजन की वजह से? इस ऑक्सीजन की वजह से। अगर हम प्योर कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकालते हैं तो आग तो बुझ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फिर अभी भी किसकी मात्रा ज्यादा है?
ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज़्यादा है। नाइट्रोजन गैस किसी काम में नहीं आती है, नाइट्रोजन गैस जैसे अंदर काम में भी वैसी गैस बाहर छोड़ देते हैं। ठीक, तो ये होता है नी श्वसन, जिसको बोलते हैं हम सांस लेना। नी श्वसन और नी श्वसन दोनों में डिफरेंस ये है, इनहेल करना और एक्सहेल करने के अंदर। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि मनुष्य होता है वो सांस कैसे लेता है। अब कई बोलेंगे नाक से लेते हैं, मैंने नाक बंद कर लिया, मुंह से ले लूंगा। भाई नाक बंद हो गया, मुंह से ले लूंगा, है ना। तो सांस जो लेने का जो मुख्य अंग है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर वो लंग्स होते हैं। क्या होते हैं, तो जब भी आपको पूछे कि सांस किससे लेते हो तो कोई ये नहीं बोलेगा कि नाक से लेते हैं। किससे लेते हैं, फेफड़ों से लेते हैं, लंग्स से लेते हैं। तो हमें मेनली क्या पढ़ना है, लंग्स ही पढ़ना है इसके अंदर। चलो देखते हैं। तो अब देखो हमने क्या पढ़ा, रिस्पायरेशन के अंदर पढ़ा कि हम सांस ले रहे हैं। ठीक है, अब इतनी बात तो हमें समझ में आ गई जो आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ी है कि ब्रीथिंग होता है वो क्या होता है, श्वसन होता है। आप वाली बात तो मैंने आपको समझा दी कैसे ब्रीथिंग करते हैं। ऑक्सीजन अंदर गई, सॉरी हवा अंदर गई बाहर छोड़ा, इसको बोलते हैं सांस लेना। देखो अब मैं समझाऊंगा आपको डाइजेशन। जो ये बाहर छोड़ रहे हो ना, बाहर से ही ले रहे हो बाहर ही छोड़ रहे हो, तो बाहर की बाहर ही हो रही है सारी चीजें, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं, बाह्य श्वसन बोलते हैं। अच्छा सर, किसके द्वारा हो रहा है बेटा, लंग्स के द्वारा। इसको दूसरा नाम होता है, लंग्स को हमने साइंस में पढ़ा था पल्मोनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो किसके द्वारा कंप्लीट होता है, फेफड़ों के द्वारा कंप्लीट होता है। अपना कौन सा रेस्पिरेशन हो जाएगा, पल्मोनरी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और बाह्य श्वसन। ठीक है, तो ये सारी चीज हमने यहाँ पे देखी। अब देखो इस सांस लेने वाली प्रोसेस के अंदर, इस सांस लेने वाली प्रोसेस के अंदर जो एक्सटर्नल तरीके से हो रही है, इसके अंदर हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन काम में आएंगे, चाहे नाक हो, चाहे आपकी जो श्वास नली हो, चाहे फेफड़े हो, जितने भी ऑर्गन काम में आएंगे उन सारों को एक जगह इकट्ठा कर लो, उनका एक ग्रुप बना दो, उस ग्रुप को बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम, बाह्य श्वसन तंत्र। ठीक है, अब मैं बात करूं आगे, जब बॉडी के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो जाती है, तब वो सारे काम अंदर ही अंदर होते हैं। बाहर थोड़ा ना दिखता कि एनर्जी कैसे मिल रही है, अरे बाहर दिखता है, वो नहीं दिखता। तो वो अंदर वाले को बोलते हैं इंटरनल, क्या बोलते हैं, इंटरनल। और इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए मेन जो आवश्यक होती है वो होती है आपकी सेल। हमारी ह्यूमन बॉडी की जो कोशिका होती है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, इसलिए इंटरनल रेस्पिरेशन को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। कोशिकीय श्वसन बोलते हैं बेटा इसको, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। अब आंतरिक श्वसन के अंदर जितने भी बॉडी ऑर्गन काम में आएंगे, जैसे आपका ब्लड हो गया, जैसे आपकी ब्लड वेसल्स हो गई, जैसे आपकी ब्लड सेल्स हो गई, तो सारी चीजें ऐसे ऑर्गन्स जो इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वो सारे ऑर्गन का ग्रुप अगर मैं बना दूं तो होता है इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम होता है बॉडी ग्रुप, सॉरी बॉडी ऑर्गन ग्रुप। ठीक है, अब देखो, अब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी कि ऐसे बॉडी ऑर्गन का ग्रुप जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सारे बॉडी ऑर्गन का ग्रुप क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्या हो गई डेफिनेशन, क्या हो गई, द ग्रुप ऑफ बॉडी ऑर्गन्स दैट हेल्प इन द रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड गिव्स एनर्जी, दैट मींस रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, यानी हमारे शरीर के अंगों का ऐसा समूह है जो रेस्पिरेशन श्वसन क्रिया में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है और हमारी ह्यूमन बॉडी को क्या देता है, हमारे मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। उन अंगों के समूह को क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब बताते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी ह्यूमन बॉडी में कैसे काम करता है। चलो यहाँ से एक कंपटीशन के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो श्वसन होता है वो क्या होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन के साथ साथ इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। लेकिन जब आपने क्या देखोगे कॉकरोच वगैरह हैं, उनमें क्या होता है, बाहर की भारी श्वसन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल ही क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक्सटर्नली क्या होता है। अच्छा, आपने केचुआ देखा होगा, केचुए के केचुआ होता है वो अपनी स्किन से क्या लेता है, सांस लेता है, या फिर अपने फेफड़ों से डायरेक्ट, अपने ट्रेकिया से क्या लेता है, डायरेक्ट सांस लेता है। तो आप केचुए को काट दो बीच में से, अगर आप उसकी मुंडी काट दोगे ना केचुए की, तो फिर भी वो जिंदा रहता है। क्यों, क्योंकि उसके सांस, ह्यूमन बॉडी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, श्वास और पानी।
दो ही चीजें चाहिए, खाने तो 5-7 दिन तक भी जिंदा रह सकता है खाने के बिना। तो अगर उसकी आप मुंडी उड़ा दोगे ना फिर भी वो जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि स्किन से सांस ले रहा है। अरे भाई ट्रेकिया से सांस ले रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना उसको। दूसरा, जैसे आपने मछली देखी होगी, अब मछली क्या होती है, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना उससे क्या लेती है, वो सांस लेती है। बाहर की ऑक्सीजन से वो क्या नहीं कर पाती, सर्वाइव नहीं कर पाती है। बाहर की ऑक्सीजन क्या होती है, बहुत भारी होती है। वाटर की जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, हल्की होती है। अरे H2 होता है ना, वाटर के अंदर कितना होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है, लेकिन बाहर वाले के अंदर ऑटो के रूप में प्रेजेंस होती है, किसकी, ऑक्सीजन की। अब अंदर एक है, पानी के अंदर एक ऑक्सीजन का अणु है और बाहर कितने हैं, 2 है। अब 2 वाली तो बाहर ही पड़ेगी ना उसको। तो जैसे हम मछली को बाहर निकालते हो मर जाती है। उसकी जो क्या होता है, क्लोन होता है ना, क्लोन से सांस लेती है वो, गलफड़े जिसको बोलते हैं उससे सांस लेती है। गलफड़े वो ऑक्सीजन को सहन नहीं कर पाते तो वो तड़प तड़प के मरती है। क्यों? क्योंकि बाहर की ऑक्सीजन क्या होती है, और हम क्या बोलते हैं, पानी की कमी से मरी नहीं रे। किसकी कमी, किसकी भारीपन से, ऑक्सीजन के भारी पड़ने से वो मछली मरती है बाहर आके। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी जो मछली होती है, जो जलीय जीव जितने भी होते हैं वो गलफड़ों से सांस लेते हैं, क्लोन से सांस लेते हैं। जो कीट वगैरह होते हैं जो होते हैं वो किससे लेते हैं, अपनी स्किन से सांस लेते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर कैसे सांस जाता है और कैसे उसकी प्रोसेस होती है। देखो अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी, ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछता है, तो ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं, अच्छा एक क्वेश्चन और देखें पहले, ह्यूमन बॉडी से पहले एक क्वेश्चन और देखना हमें। जो अपना मेंढक होता है, मेंढक 3 फॉर्म में पाया जाता है। तो टेडपोल, एक होता है युवा मेंढक और एक होता है वृद्धावस्था में। 3 अवस्थाओं में पाया जाता है मेंढक। टेडपोल की जब फॉर्म में होता है तो आपने देखा होगा, मछली जब आप छोटे घर पे क्या लेके आते हो, कभी भी मछली पालने के लिए आते हो, मछली के बच्चे बड़े हो गए मेंढक बन जाता है। धोखा होता है ना कि बार, तो छोटा जो बच्चा होता है ना मेंढक का, जब वो क्या होता है, जन्म तुरंत बाद में कैसा होता है, वो मछली की तरह होता है, जिसको बोलते हैं टेडपोल। और टेडपोल मछली की तरह, तो मछली की तरह सांस लेगा, तो किससे सांस लेता है वो, गलफड़ों से। ये क्वेश्चन कोई टाइम एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन रह चुका है, मेंढक के ऊपर कंफर्म क्वेश्चन बनता था। और जब वो युवावस्था में आता है तब वो किससे सांस लेता है, फेफड़ों से। किससे सांस लेता है, फेफड़ों से। और जब वो वृद्धावस्था में होता है, वृद्धावस्था कौन सी होती है, जब बूढ़ा हो जाता है ना, तो उससे किसके अंदर चला जाता है, वो भूमि के अंदर, तो वो भूमिगत हो जाता है। तो भूमिगत जब हो जाता है तब वो सांस लेता है अपनी स्किन से, अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो मेंढक की 3 फॉर्म होती है। हाँ ठीक है, तो टेडपोल क्या होता है, टेडपोल की फॉर्म होती है तो गलफड़े से सांस लेता है। मेंढक होता है वो फेफड़ों से सांस लेता है। और जब वो युवावस्था में होता है, जब वो क्या होता है, वृद्धावस्था में जब चला जाता है या भूमिगत जब हो जाता है, अंडरग्राउंड जब हो जाता है, तब वो स्किन से सांस लेता है। तीनों चीजें समझ में आ गई मेंढक के बारे में। चलो आगे देखते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में, यानी मानव शरीर के बारे में। तो मानव शरीर के बारे में पॉइंट लिखेंगे कि मानव शरीर के अंदर जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो क्या होता है, जो मुख्य श्वसन होता अंग होता है, जो प्रिंसिपल रेस्पिरेशन ऑर्गन होता है, वो कौन सा होता है, मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, अपना फेफड़ा। फेफड़े क्या होते हैं, मुख्य श्वसन अंग होते हैं। अच्छा एक चीज आप देखेंगे तो जो मछली होती है ना उसके अंदर गिल्स भी होते हैं और कलोम भी होते हैं। अब कई लोग ध्यान देंगे कि कलोम बोलो या फिर गिल्स बोलो, नहीं बेटा दोनों ही होते हैं, दोनों के ही नाम हैं। उन्हीं को गलफड़े बोलते हैं, उन्हीं को गिल्स बोलते हैं, उन्हीं को कलोम बोलते हैं। ज्यादा वो होने की जरूरी है नहीं, कंफ्यूज होने की। ठीक है, अब देखो मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा ह्यूमन बॉडी के अंदर। अच्छा कितने होते हैं सर, 2 होते हैं, एक जोड़ी होता है। कितने होते हैं संख्या में, 2 होते हैं। एक छोटा और एक बड़ा होता है। आगे देखिए कौन सा छोटा होता है कौन सा बड़ा होता है। और बताइए सर, एक होती है टाइडल वैल्यू। क्या होती है, टाइडल वैल्यू। ये क्या होती है सर, टाइडल वैल्यू होती है हमारे फेफड़े एक गुब्बारे जैसी होती है। गुब्बारा देख लो तो वही है। अब देखो टाइडल वैल्यू होती है, अगर मैं दोनों फेफड़ों को एकदम फुल भर दूं तो उसमें कितनी कैपेसिटी होती है, वो कितने मतलब वो कर सकते हैं, तो वो होती है 6 लीटर। टाइडल वैल्यू कितनी होती है, 6 लीटर। हमारे दोनों फेफड़ों के अंदर 6 लीटर हवा आ सकती है। ठीक है बिल्कुल सर। एक होती है सॉरी टी, ये होती है टोटल लंग्स कैपेसिटी। टाइडल वैल्यू नहीं होती, ये होती है टोटल लंग्स कैपेसिटी।
टोटल कितने आपने देख सकते हो कितनी हवा भर सकते हो। टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है 6 लीटर। एक होती है टाइडल वैल्यू, जो बच्चे नर्सिंग असिस्टेंट या फिर जो सीएचओ सीएचसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि टाइडल वैल्यू क्या होती है। टाइडल वैल्यू होती है टोटल लंग्स कैपेसिटी की 8%। अभी टोटल टाइडल वैल्यू टोटल लंग्स कैपेसिटी निकालते हैं। अभी टीएलसी मैंने बताई आपको 6000 ml, 6000 ml में कन्वर्ट हो जाएगा 6 लीटर, और इसका 8% अगर मैं निकालूंगा कितना आएगा 480 ml, यानी 500 ml लगभग, यानी कि ½ लीटर। अब देखो क्या होती है टाइडल वैल्यू का मतलब होता है एक बार हमने सांस लिया तो फेफड़ों के अंदर कितनी हवा जा सकती है, मैक्सिमम ½ लीटर हवा जा सकती है मैक्सिमम, वो होती है आपकी टाइडल वैल्यू। अगर एक ह्यूमन बॉडी है, नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बॉडी है, अडल्ट अगर ह्यूमन बॉडी है, अगर वो सांस ले रही है तो एक बार सांस लेने के अंदर वो 480 ml यानी 500 ml हवा ही अंदर ले सकती है, वो होती है टाइडल वैल्यू। और टोटल लंग्स कैपेसिटी का मतलब है पकड़ा किसी को, उसके अंदर क्या भर दिया, पूरी गैस भर दी उसके फेफड़े के अंदर, वो कितनी भर सकते हो, एक के अंदर 3 लीटर, दूसरे के अंदर 3 लीटर, तो टोटल कितनी होगी 6 लीटर। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है सर, टोटल लंग्स कैपेसिटी ठीक है। लंग्स की कैपेसिटी कैसे चेक करें, तो लंग्स की कैपेसिटी चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है आपका स्पाइरोमीटर। इंस्ट्रूमेंट कौन सा आता है, स्पाइरोमीटर। ट्रैफिक पुलिस वाले जो आरटीओ ऑफिसर्स होते हैं ना, या फिर कहीं पे आपने मेडिकल करवाया होगा तो वहां पे आपका लंग्स कैपेसिटी चेक करने के लिए 3 बॉल वाला एक क्या लेके आता है, वो इंस्ट्रूमेंट लेके आता है, वो बॉल को ऊपर चढ़ाना पड़ता है नीचे उतारना पड़ता है, वो क्या होता है स्पाइरोमीटर होता है, जो लंग्स कैपेसिटी को क्या करता है शो करता है। तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा काम में आता है। अच्छा एक चीज और देखें कि जो अपना जो लंग्स होता है इसको बायोलॉजी के अंदर बोलते हैं, या बायो नेम होता है इसका, क्या होता है बायोलॉजी का जो नेम होता है वो होता है पल्मोनरी। क्या होता है पल्मोनरी। तो लंग्स का जो बायोलॉजी का जो नेम होता है वो पल्मोनरी होता है। ये चीजें हमने देखी यहाँ पे। हाँ अब देखो जो आपका लंग्स होता है उसके चारों तरफ एक क्या होती है, लेयर होती है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, जो फेफड़ा होता है उसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, एक परत पाई जाती है, एक स्किन पाई जाती है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक की बनी होती है। जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन है, मैंने हर एक क्लास के अंदर बताया है, जितने भी बॉडी ऑर्गन होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है, उसका जो आवरण होता है हमेशा उपकला ऊतक का बना होता है, और हर बॉडी ऑर्गन के ऊपर लेयर होना जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी अगर हमारी बॉडी के अंदर हमारी जीभ के ऊपर अगर आवरण नहीं होगा, आपने खाना खाया, जीभ खाने के साथ मिक्स होकर अंदर चली जाएगी, दोबारा खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके लंग्स, अगर मैं बात करूं किसकी, हार्ट की, हार्ट के ऊपर अगर आवरण नहीं होगा, अगर कार्डियक मेम्ब्रेन नहीं होंगी, तो अगर आपका दिल एक बार ही धड़केगा, उसके बाद में खत्म, है ना। तो ये होता है, तो एक आवरण होता है हर बॉडी के ऊपर। हमारी स्किन है वो भी एक आवरण ही है, और स्किन किसकी बनी होती है, उपकला ऊतक की ही बनी होती है ना। तो जितने भी आवरण है, जितने भी कवरिंग है, वो कौन से ऊतक की बनी होती है, उपकला ऊतक की बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। तो इसका जो आवरण है वो भी किसका ही बना है, उपकला ऊतक का ही बना है। चलो आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स हमारी ह्यूमन बॉडी की, पूरी रिस्पिरेटरी सिस्टम की। हमने तो अपना मेन जो काम है वो कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा और फैला के देखते हैं कि कैसा क्या होता है लंग्स। चलो देखिए, ये होती है हमारी ट्रेकिया। एक साइड कौन सी जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था मैंने, क्या होता था, इसोफेगस आती है, जो क्या होती है, ग्रास नली होती है, खाने वाली नली। ये होती है लेफ्ट में, किधर होती है, लेफ्ट में। तो इसकी
ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरा ये लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट की साइड कौन सी होती है आपकी श्वास नली। दिल के पास कौन होता है, श्वास, दिल के पास क्या हो गया आपकी श्वास नली। इधर कौन सी होती है आपकी खाने वाली नली। तो दोनों को एक जैसे डिवाइड होती है दोनों, एक साइड कौन सी चली जाती है खाने वाली नली और एक साइड सांस वाली नली। तो इसको बोलते हैं ट्रेकिया, क्या बोलते हैं, श्वसन नली, ट्रेकिया। अब देखो अगर किसी की ट्रेकिया खराब हो जाएगी, ट्रेकिया के ऊपर सी टाइप के छल्ले होते हैं जो किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं। ये थोड़ा सा याद रख लेंगे, जैसे सी टाइप के छल्ले होते हैं। कई बार ये छल्ले खराब हो जाते हैं, है ना, ये रबड़ जैसे होते हैं छल्ले। इसको क्यों होते हैं, क्योंकि ट्रेकिया को बांध के रखते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो ट्रेकिया क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी और सांस नहीं आएगा। तो ये सी टाइप के छल्ले कई बार फेल हो जाते हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर ऑपरेशन करता है ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकिया को काटना। क्या बोलते हैं, ट्रेकियोस्टोमी, श्वास नली को काटना क्या होता है, ट्रेकियोस्टोमी होता है। अगर आपको बात करूं मेडिकल लाइन के अंदर कहीं भी आपको टोमी मिल जाए, इसका मतलब काटा गया है उसको। जैसे हमने पढ़ा था नसबंदी के अंदर तो वेस्कोटोमी, हमने पढ़ा था नलबंदी के अंदर तो क्या हो जाएगा, टुबेकोटोमी, है ना। तो वैसे ट्रेकियोस्टोमी है, अगर किसी पेशेंट के यहां से ट्रेकिया को काटा गया है तो क्या है, ट्रेकियोस्टोमी की गई है उसको, उस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, ट्रेकियोस्टोमी। और ये इसको शॉर्ट में बोलते हैं टिट्टी, क्या बोलते हैं, टिट्टी का पेशेंट बोलते हैं। तो टिट्टी होती है यहाँ पे ट्रेकियोस्टोमी। यहाँ पे क्या होता है, कई बार ये ट्रेकिया खराब हो जाती है तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया जाता है, कार्टिलेज सेलुलोज की बनी हुई क्या डाल दी जाती है यहाँ पे, दूसरी ट्रेकियोस्टोमी सॉरी ट्रेकिया डाल दी जाती है। अब ये श्वास नली जब आगे जाके ब्रांच में बढ़ती है, इसकी क्या है, ये ब्रांच होगी ना, पहले एक थी अब दो होगी, तो इसकी ब्रांच में होता है। तो ब्रांच में होती क्या बन जाती है, ब्रोंकाई, ब्रांच से ब्रोंकाई। हिंदी वाला याद नहीं रखना है, इंग्लिश वाला याद रखो, यही काम आएगा। ब्रोंकाई के अंदर हो जाता है। अब ये ब्रोंकाई भी आगे जाके छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं और इसको बोल देते हैं ब्रोंक्यूलस। क्या बोल देते हैं, ब्रोंक्यूलस। और इन ब्रोंक्यूलस के ऊपर गुब्बारे नुमा संरचना होती है इससे। अगर किसी को याद है तो आपने 7th 8th क्लास के अंदर एक प्रैक्टिकल जरूर किया होगा, किया तो नहीं होगा लेकिन पढ़ा जरूर होगा किताब के अंदर। एक क्या लेते हैं, खाली जार लेते हैं, उसके अंदर बैलून डालते हैं, स्ट्रॉ से 2 बैलून के उसके ऊपर फूंक मारते हो, वो गुब्बारे फूलते हैं, वो यही है। इसको बोलते हैं एलवीएली, वायु कुपिकाएं। और जब ये वायु कुपिकाएं फूलती है ना, जैसे मैंने सांस लिया तो वायु कुपिकाएं फूली, मेरे फेफड़े फूलेंगे। तो ये वायु कुपिकाएं क्या करती हैं, फेफड़ों को फुलाती हैं। और यही क्या होती है, मेन चीज होती है। और देखो ये आगे जाके ब्रोंक्यूलस में डिवाइड हो गया, ब्रोंकाई। यहाँ पे क्या बना दिया मैंने, एलवेली बना दिया। अब देखो बेटा क्या होता है, लेफ्ट साइड में हार्ट होता है अपना, होता है ना दिल जिसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, दिल है, शुरू बना है, दिल होता है। और ये दिल होने की वजह से दिल के अंदर 3-4 को रखना पड़ता है, माँ बाप को रख लो, रखना पड़ता है। तो क्या करता है, जगह घेरता है। और जगह घेरता है तो अपना लेफ्ट वाला जो क्या है फेफड़ा, वो छोटा होता है। लेफ्ट वाला फेफड़ा क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। तो एक फेफड़ा छोटा, एक बड़ा, लेफ्ट वाला छोटा, क्योंकि वहां पे दिल रहता है, हृदय रहता है, आपका हार्ट रहता है। और दूसरी साइड हर्ट होने की वजह से, लेफ्ट साइड हर्ट होने की वजह से आपका लेफ्ट वाला जो फेफड़ा है वो क्या होता है, छोटा होता है। अब देखो सांस लिया, ये नाक है, नेजल कैविटी बोलते हैं इसको। इधर आपका मुंह है, इसको माउथ कैविटी बोलते हैं, ठीक है, या ओरल कैविटी बोलते हैं, या बक्कल कैविटी बोलते हैं, कोई भी बोल दो। अब देखो नाक के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी क्या होती है, यहाँ पे सेल्स होती हैं ऐसे। सब नाक तो जिराफ की सी बनाई है आपने, अरे जिराफ की नहीं, आदमी की है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, बालनुमा संरचनाएं होती हैं। अब देखो जैसे आपने क्या लिया, सांस लिया, अब सब तो है ना एकदम डस्टलेस रूम में रहते नहीं है, कहीं पे भी जाना पड़ जाए। और आपको पता है भारत की सड़कों पे तो धूल उड़ना जायज सी बात है ना। तो यहाँ पे जैसे आपने सांस लिया, सड़क पे गए सांस लिया, आपको पूरे अगर धूल के कण सीधे अंदर चले गए तो बंदा 2 साल से ऊपर जिएगा ही नहीं। तो क्या होता है, यहाँ पे बालनुमा संरचना होता है। भगवान पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट थे, उसने हर एक चीज सोच समझ के बनाई है। यहाँ पे बालनुमा संरचना ही बना दी नाक नेजल कैविटी के अंदर। अब जैसे ही सांस लेंगे
उबालनुमा संरचना क्या कर लेगी, जितनी भी हमारे वायुमंडल के अंदर नमी वगैरह है, जितने भी धूल के कण है, जितने भी जीवाणु उन सबको यहाँ पे क्या कर लेगा, चिपका लेगा। और इनको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, श्लेष्मा ग्रंथियां बोलते हैं, श्लेष ग्रंथियां बोलते हैं। मेम्ब्रेन हो गया आपका। और ये क्या करती है, एक लिक्विड का सिक्रेट करती है, लिक्विड नहीं बोल सकते, सेमी लिक्विड बोल सकते हैं, एक मतलब ज्यादा सॉलिड भी नहीं, या चिपचिपे पदार्थ का क्या करती है, सिक्रेशन करती है, इसको बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं, म्यूकस। इसको हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा। क्या करती है, श्लेष्मा का श्रावण करती है। और ये श्लेष्मा एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो जितने भी धूल के कण वगैरह हैं उनको क्या कर लेता है, अपने अंदर चिपका लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं, है ना। और लड़कियां जब पुचके वाले के पास जाती है तो वही श्लेष्मा मिला के उनको खिलाता तो उनको स्वाद आता है ना। वही श्लेष्मा है, अरे वही श्लेष्मा है, समझ रहे हो। जैसे कान में भी होता है ना, वही कान में नाक में जब तक अंगुली देके पुचके वाला पुचके नहीं खिलाएगा तब तक उनको स्वाद नहीं आएगा, वही श्लेष्मा, सेम टू सेम। आगे बात समझ में, चलो सर बिल्कुल। अब देखो क्या होता है, जब आप किसी को सर्दी जुकाम ज्यादा लग जाती है तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन पागल हो जाती है एकदम, और जब पागल होती है तो बहुत ज्यादा श्लेष्मा का सिक्रेशन कर देती है। और जब रात को सोते हो तो सुबह कुल्फी जमी हुई मिलती है नाक के अंदर, अरे नाक बहने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि किसका सिक्रेशन ज्यादा हो गया, श्लेष्मा का सिक्रेशन ज्यादा हो गया। रात को अंदर तीली डाल के सो जाओ, सुबह आइसक्रीम तैयार मिलेगी आपको, श्लेष्मा की मजे से खाओ, है ना, स्पेशली फॉर, समझ गए हो। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, हवा फिल्टर हो गई, किसके द्वारा, म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा। अब ये जाएगी किसके अंदर, ट्रेकिया के अंदर। और ट्रेकिया के अंदर जैसे सांस जाती है अपना सिस्टम चालू हो जाता है। ट्रेकिया क्या करती है, ओनली सांस को पहुंचाती है, किसके पास, फेफड़ों के पास। फेफड़ों के अंदर सांस आई, एलवेली फूल गई, अब एलवेली के पास क्या पहुंच गया आपका, हवा पहुंच गई। अब इतना काम हो गया लंग्स का। अच्छा सर, लंग्स को हेल्प कौन करता है, यहाँ पे उपास्थि बनी हुई होती है जिसको बोलते हैं डायाफ्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डायाफ्राम होता है, वो क्या होता है, उपास्थि का बना होता है। सर उपास्थि क्या होती है, अस्थि नाम सुना है, अरे बोन, और बोन का लचीला रूप क्या होता है, उपास्थि, कार्टिलेज बोलते हैं। डायाफ्राम किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। अब देखो क्या करता है, जैसे हवा अंदर आई डायाफ्राम नीचे जाएगा, अंदर खींची तो हमने खुद के दम से तो अंदर खींच ली सांस को, लेकिन अब ये डायफ्राम नीचे से लगा, पहले ऐसे था, ठीक है, अब ऐसे था, अभी नीचे हो गया। अब जैसे ही ये थोड़ी देर रहेगा नीचे और जैसे ही ऊपर जाएगा तो हवा खाली हो जाएगी। तो सांस अंदर लेने के लिए है तो खुद कर सकते हैं हम, लेकिन बाहर निकालने के लिए कौन करता है। अब कई बार क्या होता है, डायफ्राम टूट जाता है, ना तो कोई दर्द होता है डायफ्राम जब टूटता है तो, ना किसी प्रकार का कुछ पता चलता है। अरे हड्डी का बना होता है, हड्डी टूटेगी तो दर्द थोड़ी ना होगा। कोई भी बंदा अगर बोल रहा है मेरी हड्डी टूटी है तो मेरे को दर्द होता है, बिल्कुल गलत बोल रहा है वो। उसकी, अगर मैं ये बोल दूं अगर किसी की हड्डी टूटी है तो दर्द नहीं होगा, अगर उसकी मांसपेशी फटी है तो दर्द होगा। जब किसी की बोन फ्रैक्चर होती है, किसी का एक्सीडेंट होता है, तब उसकी बोन टूटती है ना, तो उसकी मांसपेशियों के द्वारा उसको दर्द होता है, न कि उसकी बोन टूटने का दर्द होता है। वो बोन जब टूटती है ना, मांसपेशियों के अंदर घुसती है, उसके जो बोन्स के ऊपर जो मांसपेशियां बनी हुई, मसल्स बनी हुई, मसल्स टूटने से उसको दर्द होता है, न कि बोन टूटने से। कार्टिलेज है, एक लकड़ी मान लो आप, ये मान के चलो एक गिल्ली लकड़ी की तरह काम करती है। गिल्ली लकड़ी को आप ऐसे मोड़ोगे वापस ऐसी हो जाएगी वो थोड़ी देर बाद। अरे स्प्रिंग नहीं देखी आपने, स्प्रिंग को नीचे करो वापस ऊपर हो जाएगी, तो वही एक स्प्रिंग टाइप की। तो ये डायफ्राम क्या होता है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है बंदे का, ये टूट जाता है, ना तो उसको कोई चोट आती है, ना कोई किसी प्रकार का दर्द होता है, और बंदा क्या हो जाता है, मर जाता है। उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डेथ। पता ही नहीं चलता कि मरा किससे, और जब उसकी जांच की जाती है तब पता चलता है कि इसका क्या टूट गया, डायफ्राम टूट गया। तो डायफ्राम क्या करता है, इतना हेल्प करता है। अब तो डायफ्राम टूट जाएगा तो सांस अंदर तो ले लेगा बंदा, वहीं बैठ जाएगा, वापस बाहर छोड़ने की उसको हिम्मत नहीं होगी। अब एक चीज और यहाँ से इंपॉर्टेंट बनती है कि बायोलॉजिकल डेथ एक होती है, जैविक मृत्यु बोलते हैं इसको हिंदी में। किसी भी वाइटल ऑर्गन की वजह से होने वाली, वाइटल ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी को जिंदा रखता है, जैसे अपनी किडनी हो गई, हार्ट हो गया, अपने लंग्स हो गए, है ना, ये क्या होते हैं, वाइटल ऑर्गन होंगे जो हमारी बॉडी के लिए कंपलसरी हैं, इनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो वाइटल ऑर्गन के खराब होने से जो क्या होती है, डेथ होती है ना, उसको बोलते हैं जैविक या वाइटल डेथ या फिर बायोलॉजिकल डेथ, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या होता है, प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उनके अंदर ये डायफ्राम काम नहीं करता। बोलो सर फिर तो प्रेग्नेंट लेडी को मर जाना चाहिए था, नहीं, उसके ऊपर, इस लंग्स के ऊपर एक क्या होते हैं, बोन्स का क्या होता है, गुच्छा होता है, हमने पढ़ा होगा ना। इसके ऊपर क्या बनी होती है, बोन्स बनी होती हैं ऐसे, और इन बोन्स को बोलते हैं पसलियां, रिब्स।
और ये रिप्स होती है बेटा 24, कितनी 24, 12 इस साइड और 12 इस साइड, और इन 12 में 5 होती हैं नीचे नीचे की। और वो कैसे होती है मैं आपको बताऊं, देखो ऐसे होती है, ये आपकी क्या होती है रिप्स होती हैं, और ये बीच की स्टर्नम होती है। अब जो नीचे वाली होती है इनका कोई कांटेक्ट नहीं रहता किसी के साथ, तो ये आपस में ऐसे हिल डुल सकती हैं। अब प्रेग्नेंट लेडी के अंदर यहाँ पे बच्चा आ जाता है, अभी डायफ्राम नीचे नहीं जा पाता, हाँ नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर कैसे आएगा, तो सांस कैसे लेंगे, तो ये जो रिप्स होती है ना, रिप्स ये ऐसे मूवमेंट करती है फिर, और ये क्या करती है फिर आपके श्वसन में हेल्प करती है, किसकी, प्रेग्नेंट लेडी की। तो आप याद रख लेंगे प्रेग्नेंट लेडी के अंदर है ना, जो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें श्वसन में हेल्प कौन करवाती हैं, जो 5 जो नीचे लटकी हुई रिप्स होती है ना, एक बार देखना डायग्राम के अंदर, ये ऐसे रिप्स जो लटकती रहती है, जो किसी काम मतलब किसी साथ जॉइंट नहीं रहती, आपस में जॉइंट रहती हैं, ये आपस में ऐसे हिल डुल सकती है, मूवमेंट कर सकती हैं, तो वहां पे वो हेल्प करती हैं। इनको बोलते हैं असत्य पसलियां, फॉल्स रिप्स बोलते हैं। कौन सी रिप्स बोलते हैं, फॉल्स रिप्स। क्या करती हैं, गर्भवती महिला के अंदर असत्य पसलियां जो कितनी होती है 5 और 5 10, इनके द्वारा किसमें हेल्प की जाती है, श्वसन में हेल्प की जाती है, क्योंकि डायफ्राम वहां पे काम नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे बेबी आ जाता है, और बेबी क्या नहीं करता, और सिर एकदम लगा लेता, बोल नहीं आने दूंगा नीचे इसको, किसको, डायफ्राम को। तो कौन आएगा फिर, आपकी फॉल्स रिप्स। क्या करती है, गर्भवती महिला के अंदर श्वसन में हेल्प करवाती है। अब देखो फेफड़े का काम इतना ही था, फेफड़े का काम इतना ही था कि भाई अब मैंने क्या ला दी, यहाँ पे हवा ला दी है, अब आगे कौन काम करेगी, आपकी एयर वेली काम करेगी। तो यहाँ तक जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, जिसको आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बता रहे थे, वो कंप्लीट होता है लंग्स के द्वारा। जल्दी इसको वैसे लिखोगे तो समझ में तो आएगा, लिख लो जैसे समझ में आया वैसे। फिर आगे देखते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे होता है। ये अपना एक्सटर्नल था, बाह्य श्वसन तंत्र जिसको बोलते हैं, पल्मोनरी या फुफ्फुसीय जिसको बोलते हैं, फुफ्फुसीय नहीं फुफ्फुसीय श्वसन जिसको बोलते हैं, वो था। अब पढ़ेंगे हम पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा, इंटरनल या इसको बोलते हैं सेलुलर या फिर आंतरिक श्वसन। चलो जल्दी से हेडिंग लगेंगे नेक्स्ट। अगला अपना है वो इंटरनल रेस्पिरेशन है। अब यहां से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, वो क्या होता है वो मैं बताता हूं। देखो ऑक्सीजन कहां, सॉरी अपनी हवा कहां पे आई, वही बना रहा हूं, फेफड़े के अंदर वाला एक सिस्टम बना रहा हूं। ये आपकी एल्वेली है, ऐसी ही होती है गुब्बारे नुमा संरचना। अब यहां से हवा आ रही है जो हमने अंदर ली है। अब ये जो हवा अंदर आएगी वो क्या क्या लेके आएगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है तो इसको मैं मिटा सकता हूं। ये कितनी है 21%, ये कितनी है 0.03%। अब ये काम स्टार्ट होगा इंटरनल रेस्पिरेशन के द्वारा। यहां से आएंगी ब्लड वेसल्स, रक्त कोशिकाएं, रक्त की नली, खून की नलियां आएंगी यहाँ पे, और कहां से आएंगी, हार्ट के द्वारा। हार्ट से जब आती हैं तो क्या लेके आती हैं, अशुद्ध रक्त लेके आती हैं। कौन सा, अशुद्ध रक्त लेके आती हैं। और अशुद्ध रक्त का मतलब है जिसके अंदर किसकी मात्रा ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी 3.03%, वो लेके आ रही है कौन, ब्लड वेसल्स। लाई, बिल्कुल लाई। अब देखो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सब यहाँ पे पहुंचेंगी तो आपको पता है आपने साइंस के अंदर पढ़ा है, जहां पे जिसके पास ज्यादा चीज होती है ना वो ज्यादा दान करने में विश्वास करता है। अब देखो इसके पास ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन, इसके पास ज्यादा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सचेंज कर लेंगे दोनों, ये क्या दे देगा, अपनी ऑक्सीजन दे देगा, और इससे क्या ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है इससे, ये क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या ले लेगा, ऑक्सीजन। अब बताओ ब्लड के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा, ऑक्सीजन की। किसकी मात्रा ज्यादा, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी 0.03%। बताओ ब्लड को शुद्ध किया कि नहीं किया रे, किसने, लंग्स ने। ये चला जाएगा वापस किसके पास, हेड के पास। अब कौन सा ब्लड जा रहा है, शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड जा रहा है, जिसके अंदर किसकी मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को बोलते हैं शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनेटेड रक्त ब्लड को बोलते हैं प्योर ब्लड, और जो ऑक्सीजन डीजेनेटेड होता है या कार्बोक्सीजनेटेड होता है उसको बोलते हैं अशुद्ध रक्त या इम्प्योर ब्लड, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा। अशुद्ध रक्त जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की, सॉरी ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा, वो क्या हो जाएगा आपका शुद्ध रक्त। कौन करता है ब्लड का शुद्धिकरण,
ब्लड का शुद्धिकरण करता है फेफड़ा, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, कंफ्यूज नहीं होना है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। कौन करेगा? लंग्स। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को छानने का काम करती है किडनी, ब्लड को पंप करने का काम करता है हार्ट, ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है लंग्स, और ब्लड को छानने का काम करती है आपकी किडनी। तो फिल्टर का काम किडनी का, शुद्ध करने का काम लंग्स का, और पंप करने का काम। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों का अलग अलग याद रखेंगे। अब देखो आपका इंटरनल रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। ब्लड के अंदर क्या मिल गया? ऑक्सीजन। क्या मिल गया? और ब्लड क्या लेके घूम रहा है? डाइजेशन में मैंने पढ़ाया था कि सारे खाने वगैरह सब पच के किस में से ले जाते हैं? ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर पच के जाएंगे तो क्या जाएगा? ग्लूकोज। क्या जाएगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? C6H12O6, ये होता है आपका ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज के अंदर क्या मिलेगी? ये ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का काम क्या होता है? जलाने का। किसका काम होता है? अब इस ग्लूकोज को जलाएगी, जलाने का मतलब इसको तोड़ेगी, और तोड़ के क्या बना देगी? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। और एनर्जी किसकी फॉर्म में मिलती है? ATP की फॉर्म में मिलती है। और ये काम कौन करेगा? कोशिका के अंदर पाए जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये एटीपी की फॉर्म में क्या करता है? जनरेट करता है। कैसे करता है वो थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला पे याद रखेंगे कैसे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज गया, खाने के अंदर हमने चावल खाए, चावल के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट चावल टूटे अंदर पूरी प्रोसेस हुई, ब्लड के अंदर जब मिलेगा किसकी फॉर्म में मिलेगा? चावल, ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज किसके अंदर टूटेगा? एनर्जी की फॉर्म में। किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। अब देखो सर हमारी ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बनती है? ये देखो ये बनती है यहाँ पे 3%। ये क्या काम मिलेगा? ऑक्सीजन। और 3% ज्यादा क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हम हवा जब बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकल के बनती है? निकलती है कहाँ से बन के निकलती है? यहाँ से बन के निकलती है। आई के बात समझ में? आगे क्या रही? चलो आगे देखते हैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा बढ़ा के। तो बेटा कोशिका के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। होता है कि नहीं होता? मैं ये कोशिका बना ही देता हूँ। कोशिका के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया ये लो, और माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ क्या होती है? एक द्रव पदार्थ बना बड़ा होता है जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव। अरे होता ना, सेल प्लाज्मा बोलते हैं, साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं आप। कोशिका द्रव बड़ा होता है। अब ये माइटोप्लाज्म कोशिका द्रव की सहायता से कितनी एटीपी एनर्जी बनाता है? पहले 4 एटीपी ऊर्जा खुद बनाएगा। अब आ रहा है इसके पास कौन? ग्लूकोज, जो हमने खाया है बाहर से, वो किसके पास आएगा? कोशिका के पास। ये 4 एटीपी एनर्जी इधर है। अब 2 एटीपी इसको क्या कर लेगा? यूज में लेके इसको तोड़ेगा। ये कैसे तोड़ेगा? मेरे को पता, कंफ्यूज हो रहे हो। अब देखो मैं तोड़ता हूँ इसको, ऐसे समझो आप इसको। एटीपी को मिटाओ एक बार। माइटोकॉन्ड्रिया के पास 4 रुपए पड़े हैं। कितने रुपए पड़े हैं? 4 रुपए खुद के पास पड़े हैं। अब बाहर से ग्लूकोज आ रहा है, इसको तोड़ना है ना। बाहर से कौन आ रहा है? ग्लूकोज आ रहा है, और साथ में क्या लेके आ रहा है? ऑक्सीजन लेके आ रहा है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को खींचेगा। किसको खींचेगा? ऑक्सीजन को खींचेगा। खींच लिया। अब भाई इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास जोर तो होना ही चाहिए। भाई मजदूर आदमी लगाएगा इसके ऊपर, ऑक्सीजन को भी किराया देगा आने का जाने का, तो कितने रुपए खर्च कर लेगा उसमें से? 2। कितनी एटीपी एनर्जी काम में ले ली? 2। कितनी बची है इसके पास अभी? 2 तो बची भी है ना। अब इस ग्लूकोज को तोड़ देगा कितनी एटीपी के अंदर? कितनी के अंदर? 36 के अंदर। और 38 देखो 36 तो ये होगी, 2 इसके पास बची हुई है। 38 एटीपी के साथ कितना बनता है? एक ग्लूकोज। कितना? 2 एटीपी इसके पास बची हुई भी तो है। कितनी हो गई टोटल? कितनी हो गई? और 30 एटीपी वापस बना के क्या बना देगी? ग्लूकोज। क्या बना देगी? ग्लूकोज। आई की बात समझ में? अरे आई क्या? तो ग्लूकोज के द्वारा वापस ग्लूकोज का बनना एक चक्कर चल रहा है। और इस चक्कर को बताने वाला एक आदमी था
जिसका नाम था क्रेब्स। क्रेब नाम का एक बायोलॉजिस्ट था, उसने ये बताया था कि हमारी बॉडी में इसका चक्कर चलता है भी, और इसलिए इसका नाम पड़ गया क्रेब्स साइकिल। क्या नाम पड़ गया? क्रेब्स चक्कर। अच्छा, इसमें भी अकेले इसने का ही योगदान नहीं था भाई, इसका ही योगदान नहीं था। किसका योगदान था सर? बताते हैं। देखो ये जो टूटने वाली प्रोसेस थी ना, ये 36 एटीपी वाली भी है, कैसे ग्लूकोज टूटता है ये बताया था। 2 आदमी थे, ईएम पाथवे, इसको बोलते हैं, इतनी प्रोसेस को बोलते हैं ईएम पाथवे। आगे का काम क्रेब्स ने बता दिया, इसलिए पूरा नाम पड़ गया ग्रेप्स, सॉरी ग्रेप्स नहीं, क्रेब्स चक्कर। क्रेब नाम का एक बायोलॉजिस्ट था, उसने ये सारी चीजें बताई थी, इसलिए क्या बन गया क्रेब्स साइकिल। क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। अब देखो एटीपी क्या होती है, एडीपी क्या होती है, ये सारी चीजें देखें। अब ये एटीपी के रूप में स्टोर हो जाएगी किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। पूरी चीजें को स्टोर कर लेगा, पूरी बॉडी की एनर्जी को किसके रूप में स्टोर कर लेगा? एटीपी फॉर्म में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, यही बोलते हैं ना। किसकी फॉर्म में स्टोर करता है? एटीपी के रूप में। अब देखो क्यों करता है और कैसे करता है, मैं भी थोड़ा सा, ये तो आपने लिखो जल्दी से। ऐसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है खाने से और श्वसन से। देखो आगे देखते हैं। एक होता है एटीपी, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वालों को समझ में आ जाएगा, जिसने केमिस्ट्री अच्छी से पढ़ी है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हिंदी भी इसकी कुछ होगी नहीं, है ना, समझ रहे हो। एक होता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया होशियार होता है, कैसे? स्टोर किसके फॉर्म में करता है? एटीपी की फॉर्म में। कितने स्टोर किए? 3। कितने किए? मतलब 3 रुपए इसने क्या कर लिए? इकट्ठे कर लिए। चलो ठीक है सर। अब देगा किसकी फॉर्म में? जब हमारी बॉडी को जरूरी होगी तो एटीपी फॉर्म में। कितने पैकेट दे रहा है? 2, यानी 3। ये मान के चलो, मान लो ये एक पैकेट है, इसके अंदर कितने डिपार्टमेंट बने हुए हैं? 3। और एक डिपार्टमेंट है, इसके अंदर कितने बने हुए हैं? ये जो 3 काम करते हैं वही काम कौन कर रहा है? ये 2 कर रहा है। अब ये बताओ मेरे को, जब ये 3 वाले पैकेट स्टोर करेगा तो उसको कम करने पड़ेंगे ना, और देगा तो क्या करेगा? ये बढ़ा के देगा। ये मान के चलो जैसे 2 पैकेट स्टोर कर लिए, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। 2 की फॉर्म में 6 पैकेट स्टोर कर लिया। अब ये देगा कितने की फॉर्म में? 1 2 3 4 और 5 6। 2 के कितने बना के दे रहा है? 3 बना के दे रहा है। यानी अगर हम कम खाना भी खाएंगे ना तो 5-6 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। अगर नहीं भी खाना खाएंगे ना तो 5 से 6 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। वो ऐसे रह सकते हैं क्योंकि 3 की फॉर्म में स्टोर करता है, 2 की फॉर्म में देता है। ट्राई की फॉर्म में स्टोर करेगा, डाई की फॉर्म में देता है। आई बात समझ में? तो ये था अपना इंटरनल। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? सो सेल में। सेल हेल्प कर रही है तो सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आंतरिक जो श्वसन होता है उसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन। अच्छा सर, एक चीज और आपने देखी कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी तो बनाता ही है सर, बिल्कुल बनाता है। अच्छा, डाइजेशन में भी हेल्प करता है। डाइजेशन में तो कर रहा था ग्लूकोज कम, बिल्कुल सर कर रहा है। रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब देखो रेस्पिरेशन, अगर क्वेश्चन आता है, एक बार क्वेश्चन आया था एसएससी सीपीओ के अंदर, है ना, सीपीओ के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्न में से कोशिका के अंदर श्वसन का काम कौन करता है? देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को ले रहा है, ग्लूकोज को तोड़ रहा है, किसकी फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी, ऐसे ही तोड़ रहा है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को कितना इकट्ठा कर लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भी तो छोड़ेगा। ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा काम कौन कर रहा था? फेफड़ा, जिसको हम क्या बोल रहे थे? श्वसन अंग। ये भी तो कोशिका का श्वसन अंग है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था एसएससी सीपीओ के अंदर, है ना, सन याद नहीं मेरे को, लेकिन आया हुआ है कि निम्न में से कोशिका का श्वसन अंग कौन सा, या निम्न में से कोशिका के अंदर श्वसन क्रिया कौन करता है? तो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। एनर्जी स्टोर भी कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। आंतरिक श्वसन भी कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। आंतरिक पाचन भी कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। क्रेब्स चक्कर भी कहां से लेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ईएम पाथवे भी कहां से लेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पावर हाउस भी कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जूते के आकार की स्ट्रक्चर भी किसकी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। खोज किसने की थी? ऑल्टमैन। बस इसलिए इंपॉर्टेंट है अपना कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अब सर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कौन देगा?
माइटोकॉन्ड्रिया तो इकट्ठी कर ली। अब मेरे को जरूरी है एनर्जी की, कौन लेके देगा? गोल्जी बॉडी। कौन देगा? गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी आपका क्या होता है? पोस्टमैन ऑफ सेल होता है। पोस्टमैन होता है क्यों? क्योंकि डाक तो ये भी, और यहाँ से एटीपी उठाएगा, एडीपी उठाएगा, उठा के जिस भी बॉडी ऑर्गन को जरूरत होगी उसको ले जाके दे देगा। कौन? गोल्जी बॉडी। अब अभी आपने कभी ये सुना है मेरा एक हाथ थक गया, मेरी जीभ थक गई, मेरा पैर थक गया? ऐसा नहीं होता है, पूरी बॉडी एक साथ थकती है। दर्द होना अलग चीज है। आपके हाथ में दर्द हो रहा है, वो दर्द होना अलग चीज है। वो किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बन जाता है। जब ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो लैक्टिक एसिड क्या होता है? ज्यादा बन जाता है, तो मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है। वो अलग चीज है। बॉडी का थकना मतलब पूरी बॉडी की एनर्जी कम। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, हाथों से काम कर रहा हूँ, तो मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरी जीभ की एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही। तो ये गोल्जी बॉडी क्या करेगा? जहां पे अब देखो जीभ काम कर रही है तो जीभ की बॉडी क्या हो रही है? सॉरी, एनर्जी क्या हो रही है? खर्च हो रही है। लेकिन मेरा जो और अदर जो बॉडी पार्ट है वो क्या कर रहे हैं? काम नहीं कर रहे, वो रेस्ट में। तो ये गोल्जी बॉडी वहां से एनर्जी उठा के जीभ के पास ले आएगा, ब्रेन की एनर्जी उठा के जीभ के पास ले आएगा। तो बैलेंस बन गया ना एनर्जी का। तो बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। अब देखो कई बार अपना ब्रेन थक जाता है ना, ब्रेन थकते हमें क्या आने लग जाती है? नींद। नींद कब आती है? जब ब्रेन की एनर्जी कम हो जाती है। अब पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाती है ना, कोई काम करते करते नींद आने लग जाती है, या फिर बहुत ज्यादा थकने से नींद आने लग जाती है। थकने का मतलब वही आया ना, जब जैसे थकोगे नींद आने लग जाएगी आपको। और उस थकने के जस्ट आप 10 मिनट नींद ले लो, 10 मिनट आप ब्रेन को क्या दे दो? रेस्ट दे दो, वापस एनर्जी बना देगा पूरी बॉडी के अंदर। और फिर आप क्या होगे? 10 मिनट उठने के बाद में वापस वैसे के वैसे इतना ही काम करवा लो। तो वो कौन करता है ऐसा काम? गोल्जी बॉडी करता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ ले कि बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन की हेल्प के साथ डाइजेशन कंप्लीट कौन करवाता है? गोल्जी बॉडी। और एनर्जी को पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया का बनाता है एनर्जी, और पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? गोल्जी बॉडी। तो हमारा इस प्रकार डाइजेशन कंप्लीट होता है, सॉरी रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है हमारी बॉडी के अंदर, है ना? समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।